सभी बच्चों का मल्लवा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आई हेल रिसीव एंड वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स इन दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लवा पब्लिक स्कूल। कृपया आप सभी बच्चों को ये ध्यान रहे कि आज हम एडवर्ब क्लास पढ़ाने जा रहे हैं और एडवर्ब क्लास जो होती है वो होती तो बहुत सरल है। आज ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि एडवर्ब क्लास में कुछ भी होता नहीं है और जो ये एडवर्ब क्लास है कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एडवर्ब क्लास के नियमों के अनुसार बदलते हैं। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और उसमें लिखने के लिए इस बोर्ड में कमी है, इसलिए हम पहले किताब से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तुम्हें हम ये बताने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताओ क्या कॉम्प्लेक्स और सेंटेंस में पढ़ाना है हमें क्या एडवर्ब क्लास, एड और वर्ब क्लास पढ़ानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स। इधर ही देखते रहिए सभी बच्चों, लिखा यहाँ पर है कंबाइन the following sets, the following sets of sentences, sets of sentences into complex sentence by यूजिंग एडवर्ब क्लास। एडवर्ब और यहां लिखा है बेटे क्या लिखा है क्लास। तो इधर देखिएगा ये क्वेश्चन कहता है, लिख तो अंग्रेजी में दिया है, सब समझा देंगे, होता कुछ भी नहीं है। थोड़ी प्रक्रिया जटिल है। कहता है कि नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, यहां दिए नहीं गए हैं, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो कंबाइन माने जोड़िए, दी फॉलोइंग माने निम्नांकित, सेट्स ऑफ सेंटेंसेस माने वाक्यों के सेटों को, माने दो या दो से अधिक वाक्य जो दिए हुए होंगे उनको आपस में जोड़ना है। और किसमें जोड़ना है? इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना है। और बाई यूजिंग माने प्रयोग करके या प्रयोग करते हुए एडवर्ब क्लास माने एडवर्ब क्लास का नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास कल वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था। नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास कल वाले वीडियो में पढ़ाया था। और ये लास्ट स्टेज है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म हो जाएगा, एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब क्लास में हमें करना क्या है? आज तक कभी एडवर्ब क्लास पढ़ते और पढ़ाते समय सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि ना तो मास्टर कहीं समझा पाया होगा कि एडवर्ब क्लास क्या होती है, ना ही बच्चा आज तक समझ पाया होगा कि एडवर्ब क्लास क्या होता है। पर अभी वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि एडवर्ब क्लास में कुछ होता नहीं है। एडवर्ब क्लास क्या होती है ये पहले जानना जरूरी है। पहले हम ये बताएं एडवर्ब क्या चीज होती है, उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं। कहता है एडवर्ब ये क्रिया विशेषण, हिंदी में इसे कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं बेटे? क्रिया और विशेषण। बताओ एडवर्ब माने क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण ये है क्या चीज? ये जो क्रिया विशेषण है ये है क्या चीज? और क्लास को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो उपवाक्य कहलाता है। तो एडवर्ब का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया अथवा विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। कहता है कि जो एडवर्ब होता है वो किसी क्रिया की, विशेषण की अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। An adverb is a word which qualifies verb and adjective and other adverb। कहता है कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है
जो क्रिया विशेषण अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। चूंकि परिभाषा तुम्हें नहीं याद है, कोई बात नहीं, यहां तक अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये तो हमने ऐसे ही बताया है कि होता चीज क्या है, इसलिए बता रहे हैं। क्लास क्या होती है? उपवाक्य होता है, माने कोई एक वाक्य होता है जो किसी दूसरे वाक्य में जोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है, बताओ क्या? उपवाक्य। तो ये क्लास होती है। अब कैसे बनता है ये देखिएगा यहां से। तो यहां हम कुछ नियम लिख रहे हैं, यहां से बहुत ही ध्यान से समझोगे और देखोगे समझ में आ जाएगा। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और कठिन है। कठिन यह है कि याद करने के लिए इसमें कुछ काफी नियमों का प्रयोग होता है, इसलिए हम अलग अलग लिखेंगे। अब बता रहे हैं थोड़ी बात, एक हाथी ये है और एक हाथी ये है, तो हमें जोड़ना है इसे किससे? फेविकोल से। माने कहता है ये फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सेट्स ऑफ सेंटेंसेस माने एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। तो इसको जोड़ना है हमें, किससे जोड़ना है? फेविकोल से जोड़ना है, माने एडवर्ब क्लास से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? एडवर्ब और क्लास के कंजंक्शन से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? कन और जंक्शन से जोड़ना है। तो ये कंजंक्शंस कहां मिलेंगे हमें? ये कंजंक्शन जोड़ने हैं। अगर ये कंजंक्शन नहीं मालूम होंगे तो फिर एडवर्ब क्लास नहीं बनेगी। बता हमने क्या बताया? फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक इधर सेंटेंस है और एक इधर सेंटेंस है, और हमें जोड़ना है किससे? एडवर्ब क्लास से। अब एडवर्ब क्लास के कंजंक्शन हमारे पास हो तो फिर जोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई दो चीजें जोड़ी जाएंगी तो उसके बीच में जो चीज लगाई जाएगी वो कहां हमारे पास है। तो ये अगर ये चीज हमें मालूम हो जाए क्या कंजंक्शन, तो हम एडवर्ब क्लास बना लेंगे। तो एडवर्ब क्लास के कंजंक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 लिखा है, यहीं से कोई भी बच्चा अगर यहां से नहीं समझ पाया तो एडवर्ब क्लास नहीं समझ पाएगा कभी, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा नहीं। सबसे पहले लिखते हैं टाइम। बताओ क्या लिखते हैं? टाइम। ये एक दूसरा लिखते हैं प्लेस। क्या लिखते हैं बेटे? बोलो प्लेस। तीसरा लिखते हैं, बताओ क्या? रीजन। अब 3-3 करके चलते हैं। अब बताओ ये टाइम माने क्या होता है? समय। क्या होता है बेटे? बोलो समय होता है। प्लेस माने होता क्या है? स्थान होता है। यहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा। रीजन माने कारण होता है। अगर ये बात हमारी समझ जाओगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हमारे पास ये कंजंक्शन माने जो संयोजक जोड़ने वाली चीजें हैं ये तुम्हें मालूम हो जाएंगी और तुम समझोगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एडवर्ब क्लास है। इसलिए हमने कुछ किताब से लिखा नहीं, अभी तो अपने पास ही सब बता रहे हैं। ये टाइम दिया है, बताओ क्या दिया है, और कैसे फेविकोल निकालते हैं या कैसे हम कंजंक्शन लाते हैं। तो टाइम को कल हमने बताया था व्हेन। अगर कभी भी व्हेन जुड़ा हुआ है, माने व्हेन से व्हेन जोड़ा जाता है का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कल भी ये आया था, आज भी आ रहा है। एक कामा लगाते हैं और इसके आगे लिखते हैं एज सून एज, अर्थात एज सून एज जिसमें लिखा होगा उससे बनने वाली क्लास एडवर्ब क्लास ही होगी। सभी बच्चे समझ गए? व्हेन जोड़ेंगे अथवा एज सून एज जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे? टाइम में। माने दो दिए हुए वाक्य होंगे, सेट्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे, दो दिए हुए वाक्य होंगे, दो से अधिक होंगे, उनमें क्या जोड़ दिया जाएगा? अगर किसी एक वाक्य में टाइम आ जाएगा तो या तो व्हेन जोड़ा जाएगा या एज सून एज जोड़ा जाएगा। कामा लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे। आफ्टर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चे? बोलो आफ्टर। और क्या जोड़ेंगे? बिफोर जोड़ेंगे। बेटे समझ में आया? टिल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? टिल। अथवा क्या जोड़ेंगे बेटे? बोलो अंटिल जोड़ेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनोगे, ये लिखा है व्हेन, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, टिल और अंटिल। ये कैसे जोड़े जाएंगे इसका नियम बताने जा रहे हैं, उसके बाद में इनका वर्णन करेंगे। बहुत ध्यान से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं
वे अपने पास नोट करना ना भूलें, क्योंकि हमने यहाँ पर लाए हैं हम क्या, कंजंक्शन। अगर तुम्हें ये कंजंक्शन नहीं मालूम है तो फिर एडवर्ब क्लास कभी बनेगी नहीं, ना तो एडवर्ब क्लास कभी समझ पाओगे। बहुत ध्यान से सुनोगे। देखो लिखा दिया है व्हेन, as soon as, after, before, till और until। तो आगे देखते हैं हम इसी का अभी वर्णन करने जा रहे हैं कि व्हेन कैसे जोड़ा जाएगा। तो पहले यहाँ पर व्हेन लिखा है, अब इसमें हम कहते क्या है कि टाइम दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक दिए हुए वाक्यों में यदि कभी भी क्या आ जाए बताओ, टाइम आ जाए, यानी समय उसमें दिया होगा, तो जोड़ा जाएगा क्या, व्हेन। क्या जोड़ा जाएगा, व्हेन। और व्हेन तो जोड़ा ही जाएगा, और व्हेन और as soon as दोनों बराबर होते हैं। जब कोई कार्य बहुत शीघ्रता से किया जाता है तो जोड़ा क्या जाता है, as soon as। माने ये भी जोड़ा जाता है और ये भी जोड़ा जाता है। इनमें अंतर दोनों में क्या है, ये अतिशीघ्र के लिए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहा कि हमने खबर सुनी है और हमने तुम्हें सूचित कर दिया है, तो इसका मतलब हो गया ज्यों ही मैंने खबर सुनी त्यों ही सूचित किया। ये नहीं कि खबर सुनी फिर 1 घंटा अपने घर में रहे उसके बाद सूचित करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आदमी एक्सीडेंट में मर जाएगा। तो कहता है जल्दी के लिए, इसका माने होता है ज्यों ही। बताओ क्या अर्थ होगा इसका, ज्यों ही। ज्यों ही अर्थ होगा। एक कामा दूसरे वाक्य से पहले लगाया जाएगा, उसका अर्थ होगा त्यों ही। माने ज्यों ही मैंने खबर सुनी त्यों ही मैंने सूचित किया। बेटे समझ में आया, मैंने खबर सुनी, एक सेंटेंस में लिखा है मैंने तुम्हें सूचित किया, इसका अर्थ हो गया ज्यों ही मैंने खबर सुनी त्यों ही सूचित किया। बताओ व्हेन और as में अंतर समझ गए हो, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों को लिखा जा सकता है, पर ये शीघ्रता को बताता है और ये शीघ्रता को नहीं बताता है। सभी बच्चे समझ गए हैं। हमने इसका भी वर्णन किया है और इसका भी वर्णन किया। टाइम उसमें पहले से दिया होगा जो 2 दिए हुए वाक्य होंगे। इसके बाद इसे बताते हैं और इसे बताते हैं, ऐसे निशान लगाते हैं। देखो 2 दिए हुए वाक्यों में बच्चे जो लिख रहे हैं वो लिखना ना भूलें कि हम जो बता रहे हैं वही आएगा, उससे ज्यादा जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे कुछ भी नहीं आएगा। 2 दिए हुए वाक्यों में एक वाक्य बताओ, 2 दिए हुए वाक्यों में एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। बताओ किसमें हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और एक वाक्य पास्ट टेंस में ही हो, तो या तो ये जोड़ा जाएगा ये जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है बिफोर तब जोड़ेंगे जब पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और दूसरा वाक्य पास्ट टेंस में होगा, तो बिफोर जोड़ा जाएगा। अगर पहला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिख दिया जाए और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाए तो जोड़ा जाएगा आफ्टर। जैसे कहता है मरीज के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए थे, एक में लिखा होगा डॉक्टर साहब आए थे, एक में लिखा होगा मरीज मर चुका था। ऐसे अगर कहीं पर वाक्य लिखे होंगे तो या तो इसका प्रयोग किया जाएगा या इसका प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है और दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में है तो बिफोर का प्रयोग होगा। यदि पहला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में हम लिखेंगे, दूसरा पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो आफ्टर लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। आफ्टर माने होता है बाद में या बाद, और बिफोर माने होता क्या बेटे, पहले। ये भी बताएगा किसको, टाइम को। बेटे ये भी समझ गए हो, ये भी समझ गए हो, ये भी समझ गए हो, ये भी समझ गए हो। ये कंडीशन दी हुई होगी, नहीं तो वाक्य फिर एडवर्ब क्लास में बनेगा नहीं, ना तो ये किताब वाला छाप पाएगा, इससे ज्यादा किताब वाला कभी छाप नहीं पाएगा। ये आएगा ये आएगा, इसके आगे चलते हैं टिल या अनटिल की ओर। तो ये इसकी कंडीशन ये होगी कि वाक्य में जब 2 सेट दिए, माने 2 सेंटेंस दिए होंगे, सेट्स ऑफ सेंटेंसेस दिए होंगे, माने 2 सेंटेंस दिए होंगे, 2 से अधिक होंगे, तो किसी वाक्य में टिल या अनटिल लिखा होगा। माने पहला वाक्य उसमें क्या होगा, इंपरेटिव हो सकता है। दूसरा वाक्य में टिल पहले से लिखा होता है। कहता है ठहरो जब तक मैं आता हूं, पहले से लिखा होगा जब तक या जब तक कि ना। तो ये तुम्हारे में कोर्स में चूंकि ये कम आएंगे, लेकिन कहीं सेंटेंस में कैसे तुम बनाओगे, पहले से दिए हुए होंगे, ये पहले से दिए हुए होंगे और इन्हीं का प्रयोग कर दिया जाएगा। नहीं, इससे ज्यादा उसमें किसी किताब में कभी आएगा नहीं। तो हमने समय का वर्णन कर दिया है, बच्चे समझ गए हो। और यही कंजंक्शन प्रयोग होंगे किसमें, एडवर्ब क्लास में। अगर ये कंजंक्शन जिस लड़के को नहीं मालूम होंगे वो कभी भी एडवर्ब क्लास या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं समझ पाएगा। आगे चलते हैं, इसको भी कल हमने बताया था प्लेस। प्लेस बराबर होता है वेयर। प्लेस बराबर बेटे क्या होता है, वेयर होता है।
इसको होयर रिवर भी लिख सकते हैं। होयर और रिवर न कौन है ऐसा देश जहां तुम चले गए, ऐसे कहीं आएगा तो इनका प्रयोग करेंगे। अब देश का है स्थान है, वो स्थान उसमें पहले से दर्शाएगा तो होयर या होयर रिवर जोड़ा जाएगा। इन बीच भी लिखा जा सकता है, झोपड़ी कल थी उसमें हमने बताया था, तो बेटे होयर लिखा जाए अथवा होयर रिवर। इसको वर्णन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें एक ही चीज आती है, चाहे ये लिखा जाए चाहे ये बताएंगे भी। अब इसके बाद में रीजन आता है, बताओ क्या रीजन। रीजन माने होता है विकास, कल रीजन बराबर वाई बताया था, वाई बताया था, रीजन बराबर वाई। तो जब वाई आएगा तो उसमें हम कौन सी क्लास बनाएंगे, वाई बताओ क्या है, ये वाई है तो ये बताया था एडजेक्टिव क्लास है, और ये नाउन क्लास से भी बन सकता है, ये क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन आज जब एडवर्ब क्लास बन रही है तो रीजन बराबर कारण, माने कारण या परिणाम जब बताएगा, एक वाक्य में कारण लिखा होगा दूसरे में परिणाम लिखा होगा, तो विकास का प्रयोग किया जाएगा बेटे, किसका, विकास का या सिंस का। एज सिंस माने होता है चूंकि, बताओ क्या होता है बेटे, चूंकि होता है, ये सेंटेंस के पहले प्रयोग होता है। और इसके माने होता है क्योंकि, बताओ क्या होता है, क्योंकि। एज माने भी होता है क्योंकि, एज माने भी होता है क्योंकि। ये छोटी चीज को दर्शाता है, ये बड़ी चीज को दर्शाता है, अंतर इसमें ये है। और ये चूंकि लिखा होता है, चूंकि अर्थ का ये क्योंकि होता है, लेकिन सेंटेंस में पहले लिखा जाता है। तो इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब दो दिए हुए वाक्यों में एक कारण बताए और एक उसका परिणाम बताए, तो जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होगा, विकास। सिंस भी जोड़ेंगे और एस भी जोड़ेंगे। बताओ तीन चीजें समझ गए हो, टाइम प्लेस और रीजन। टाइम प्लेस और रीजन समझ गए हो, सभी बच्चे समझ गए होंगे टाइम प्लेस और रीजन क्या चीज होती है, कल बताया था, आज भी समझाया है। तो तीन तो हमने लिख दिए हैं, तो ये नंबर 1 इसे डाल लेते हैं, सभी बच्चे लिखतेगा हमारे साथ, नहीं तो कंजंक्शन अगर नहीं मालूम होंगे तो वाक्य जुड़ेंगे नहीं। दूसरा वर्णन करते हैं हम, लिखते हैं कंडीशन। बताओ क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। बताओ क्या लिखते हैं, कंडीशन लिख दिया है। कंपैरिजन, बताओ क्या, कंपैरिजन लिखते हैं। और कंपैरिजन के बाद कंट्रास्ट लिखते हैं, कंट्रास्ट लिखते हैं। बेटे समझ में आ गया, अब कुछ भी नहीं समझ में आया है तो अब आ जाएगा समझ में, अब आ जाएगा। कंडीशन को हिंदी में कहते हैं शर्त। बताओ क्या कहते हैं, शर्त। कंपैरिजन को कहते हैं तुलना। बताओ क्या कहते हैं, तुलना। और कंट्रास्ट को कहते हैं विरोध। क्या कहते हैं, विरोध। अब तीनों को समझाते हैं, कंजंक्शन पहले लिखेंगे भी समझाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो कभी भी एडवर्ब क्लास ना तो समझ पाओगे और ना ही एडवर्ब क्लास बनेगी। सभी बच्चे इसको ध्यान से थोड़े देखें, क्योंकि प्रक्रिया थोड़े लिखने के लिए जटिल है, याद करने के लिए 2 ही 3 चीजें हैं, याद हो जाएगा। तो ये क्या बेटे बताया हमने, कंडीशन, शर्त बताई। तो इसमें आता है इफ। बताओ क्या आता है, इफ। और इसी में आता है अनलेस। क्या आता है बेटे, अच्छे बच्चे बोलो, अनलेस। कंडीशन ये है, सभी बच्चे समझ गए हैं इफ कहां से आया और अनलेस कहां से आया। ये एडवर्ब क्लास से बनेगी और ये जोड़े जाएंगे। इनको ही पहले इसका ही वर्णन कर रहे हैं क्योंकि आगे स्थान खाली है। तो बच्चे देखो, इनकी ये शर्त होगी, क्या शर्त होगी कि 2 दिए हुए वाक्य होंगे। कितने, 2। लिखा है सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, 2 दिए हुए वाक्य होंगे या 2 से अधिक हों। एक वाक्य इंपरेटिव होगा और एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इनकी शर्त क्या है, एक वाक्य इंपरेटिव होगा। कौन वाक्य, कोई एक वाक्य बेटे पहले से क्या होगा, इंपरेटिव होगा, इंपर और एटिव। दूसरा वाक्य क्या होगा, तथा दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें होगा बच्चों बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, तभी ये शर्त लागू होगी। FINIT और T इंडेफिनिट टेंस में होगा। एक वाक्य इंपरेटिव तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो जो इंपरेटिव वाला वाक्य है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया जाएगा, उससे पहले कंजंक्शन इफ का प्रयोग होगा। फिर सुन लो, तुम कैसे जान पाओगे कि इफ का प्रयोग किसमें किया जाएगा, ये तुम कैसे जान पाओगे। इसलिए एक एक बात बता रहे हैं
इफ का प्रयोग तभी किया जाएगा, हम देखेंगे आंख बंद करके। एक वाक्य हमारा किसमें दिया होगा, इंपरेटिव में दिया होगा, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो जो इंपरेटिव वाक्य है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाएगा, और इंपरेटिव में छिपा रहता है सब्जेक्ट यू, तो हम यू उसके पहले लिख देंगे, और उसके पहले सबसे हम क्या जोड़ देंगे, इफ, और दूसरे वाक्य से पहले कामा लगा देंगे। माने पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, तभी जोड़ा जाएगा। और कहो अनलेस क्या होगा, अगर वाक्य निगेटिव है कोई तो अनलेस लिखा जाएगा। बेटे निगेटिव ये अनलेस लिखा जाएगा, ये एक ही चीज है। इफ का निगेटिव ये होता है और ये पॉजिटिव होता है। सभी बच्चे समझ गए, अगर वाक्य निगेटिव है तो अनलेस लिख देंगे इफ के स्थान पर, और यदि बताओ निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो इफ का प्रयोग कर दिया जाएगा। कंडीशन समझ गए होंगे। शर्त क्या चीज है, शर्त तब होगी, एक वाक्य इंपरेटिव पहले से दिया होगा, अभी जब किताब के वाक्य यहां समझाएंगे तो उसमें यही आएगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। चलते हैं, ये कंपैरिजन है, बताओ क्या है, तुलना। तुलना में हम कंजंक्शन लिखते हैं एस और एस। क्या लिखते हैं, एस और एस। बेटे एस एस, यहां लिखते हैं सो और एस। बेटे समझ में आया, यहां लिखते हैं एटी की सेकेंड फॉर्म और प्लस देन का प्रयोग भी हो सकता है। तो बेटे समझ में आया। और इसकी सही जानो कि कैसे कब प्रयोग होंगे। वाक्य में इक्वली शब्द पहले लिखा होगा, दो दिए हुए वाक्यों में। बताओ क्या एक वाक्य में लिखा होगा इक्वली शब्द अगर आ जाए तो समझो ये तुलना ही पूछ रहा है। कहता है कि वो भी बड़ा है और उसके समान मैं भी बड़ा हूं। इक्वली बने बराबर ये शब्द आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य पॉजिटिव लिखेंगे, यदि निगेटिव जोड़ेंगे तो नॉट सो एस का प्रयोग होगा। पहले वाक्य में वाक्य पहले एडजेक्टिव से पहले एस, दूसरे एडजेक्टिव से पहले भी एस होगा, बताएंगे भी। और अगर निगेटिव लिखेंगे तो सो का प्रयोग होगा और उसके पहले नॉट होगा और एस का प्रयोग होगा। या अगर इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म प्लस देन का प्रयोग करेंगे। कहता है वो मोटा है उसके समान मैं भी मोटा हूं, अर्थात मैं उतना ही मोटा हूं जितना कि वो, मैं उतना ही मोटा हूं जितना कि वो। तो ये शब्द आएंगे और इसको कंडीशन के लिए बताया गया है। इक्वली शब्द पहले से दो दिए वाक्यों में लिखे होंगे इक्वली शब्द, तब तुम जानोगे वो तुलना पूछ रहा है। अगर हम लिखेंगे मैं उतना मोटा नहीं हूं जितना कि वो, तो ये लिखा जाएगा नॉट सो, उसके पहले अब दूसरे एडजेक्टिव से पहले या दूसरे नाउन से पहले एज लिखा जाएगा। जब आगे आएगा बताएंगे। लिखेंगे कि वो मुझसे ज्यादा मोटा है, लिखेंगे ही इज फैटर देन मी या देन आई, ही इज फैटर देन आई। ऐसे उसमें वाक्य दिए होंगे वैसे ही बनाया जाएगा। बेटे समझ में आया, हमने क्या बताया, कंपैरिजन बता दिया है, कंडीशन भी बता दी, कंपैरिजन भी बता दिया। उसके आगे और चलते हैं, सुनते रहिएगा। विरोध बताता है, विरोध माने दो दिए हुए वाक्यों में यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य के विपरीत हो, दो दिए हुए वाक्यों में यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य के विपरीत हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा, आल दो। बताओ क्या, आल और दो का प्रयोग किया जाएगा। बेटे समझ में आया, आल दो का प्रयोग किया जाएगा और दूसरे वाक्य से पहले कामा लगाया जाएगा। या हम दो का प्रयोग करेंगे, किसका, दो। इसका अर्थ होगा यद्यपि THOUGH लिखा है, दूसरे वाक्य से पहले एक का प्रयोग करेंगे। एक माने होता, बताओ क्या, फिर भी। सबकी समझ में आया। आल दो या दो माने क्या होता है, अच्छे बच्चे बोलो, यद्यपि नोट कर लो। ये विरोध बताएगा। क्या बताएगा, दो दिए वाक्यों में विरोधाभास होगा, एक का अर्थ दूसरे के विपरीत होगा। यद्यपि मैंने कठिन परिश्रम किया, लिखा होगा मैंने कठिन परिश्रम किया मैं फेल हो गया। इसका मतलब है यद्यपि मैंने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। ऐसे वाक्य में पहले से होंगे तो दिए वाक्यों में विरोधाभास आ जाए तो फिर क्या प्रयोग किया जाएगा, तो आल दो प्रयोग करेंगे तो दूसरे वाक्य से पहले कामा लगाया जाएगा। ये दो प्रयोग करेंगे तो दूसरे वाक्य से पहले एक लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं। तो हमने कितने कंजंक्शन बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 का वर्णन कर दिया है। अभी 3 और का वर्णन करना है, इसलिए भी किताब से कुछ भी मतलब नहीं है। एडवर्ब क्लास के ये फेविकोल देख लीजिए कौन कौन से है, माने कंजंक्शन है, इनका ही प्रयोग किया जाएगा। ये भी बताया है कैसे प्रयोग होगा और कौन कौन सी शर्तें उसमें दी हुई होंगी वाक्यों में,
हम जब पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे इसमें ये दिया है तो ये हो जाएगा, ये दिया है ये हो जाएगा। तुम कहोगे क्या क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या समझ में आ रहा, पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है। तो इसलिए पहले ही इसको नोट करते जाइए, यही जो कंजंक्शन है वो एडवर्ब क्लास में प्रयोग किए जाएंगे। फिर आगे और लिखते हैं, तीसरे नंबर पर लिखते हैं रिजल्ट। बताओ क्या, RUSULT रिजल्ट हो गया। और दूसरा लिखते हैं पर्पस, कौन पस, पर्पस लिखते हैं। तीसरा लिखते हैं मैनर, कौन लिखते हैं, मैनर। यहां से खत्म हो जाता है क्या, बताओ, एडवर्ब क्लास के कंजंक्शन। अभी इसके आगे लिखेंगे, है तो बहुत सरल। अब इतने में ही काम तुम्हारा चल जाएगा, शायद इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि है तो इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 9 ही होते हैं और 9 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई, वी, दे, यू, दाउ, डी, ही, सी, 9 सब्जेक्ट अंग्रेजी में होते हैं। और इसमें भी देखो, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, 9 इसमें भी हो गए, 9 उसमें भी हो गए। लेकिन अगर ये मालूम नहीं है तो फिर एडवर्ब क्लास कभी समझ में नहीं आएगी, ना तो पढ़ाने वाले को समझ में आई है और ना ही पढ़ने वाले को कभी समझ में आएगी। और जैसे कहा कि ये वाक्य है, ये वाक्य बीच में ये भरा जाएगा, ऐसे ही किताब भरा दी जाएगी। अगर ये मालूम नहीं है कब का आएगा, कहां पर लिखा जाएगा, अगर ये चीजें नहीं मालूम है तो कभी भी एडवर्ब क्लास ना तो बनेगी ना तो समझ में आएगी। बच्चे यही इसलिए बताए थे कि थोड़ी प्रक्रिया जटिल है, मैंने ज्यादा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन 1-2 बार अगर वीडियो देख लोगे तो तुम्हें लगेगा बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो रिजल्ट जब आता है, बताओ क्या आता है, रिजल्ट। ये रिजल्ट आया है, रिजल्ट, रिजल्ट माने होता है क्या, परिणाम। बताओ क्या, परि और राम होता है। बेटे पर्पस माने अर्थ क्या होता है, उद्देश्य होता है। बेटे हैं दोनों एक ही, समझाएंगे। लिखा क्या है, मैनर माने होता तरीका। बताओ क्या, तरीका। बेटे समझ में आया, समझ में क्या आया, जब कुछ लिखा नहीं समझ में क्या आएगा, केवल ऐसे देख लो। ये लिखा है तो हम यहां पर लिखते हैं सो और लिखते हैं दैट। बताओ क्या लिखा है, सो दैट। अब हम कैसे जानेंगे सो दैट कहां प्रयोग होगा, 2 दिए हुए वाक्यों में। एक वाक्य में क्या होगा, बेटे बोलो क्या होगा, वेरी लिखा होगा, अथवा QUIT क्वाइट लिखा होगा। अगर ये शब्द कभी आ जाए बेटे बोलो, वेरी लिखा होगा, बेटे क्वाइट लिखा होगा 2 दिए हुए वाक्यों में, तो इन्हीं के स्थान पर सो जोड़ दिया जाएगा और दूसरे वाक्य से पहले क्या लिख दिया जाएगा। ये शर्त होगी कि वाक्य में वेरी जरूर आएगा, क्वाइट जरूर आएगा, तभी इनका प्रयोग किया जाएगा। कहता है, कहता क्या है, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, वो पास हो गया। उसने इतना परिश्रम किया कि वो पास हो गया। सो माने इतना, दैट माने कि उसने इतना परिश्रम किया कि वो पास हो गया। तो सो और दैट ये अलग अलग हैं, तो इसकी शर्त क्या होगी, वेरी वाक्य में लिखा होगा अथवा क्वाइट को 2 दिए हुए वाक्यों में से किसी में अगर आ जाए तो इनके स्थान पर क्या जोड़ दिया जाएगा, बेटे बोलो, वेरी या क्वाइट के स्थान पर सो और दूसरे वाक्य से पहले क्या जोड़ा जाएगा, दैट जोड़ दिया जाएगा। हमने रिजल्ट भी बता दिया। अब ये उद्देश्य है, बताओ क्या है, पर्पस है। पर्पस का जब प्रयोग करेंगे तो सो और दैट एक ही में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सो दैट। इसका अर्थ होगा ताक। बताओ क्या होगा, अच्छे बच्चे बोलो, ताक इसका अर्थ होगा। अभी इसका अर्थ है इतना, अब ये अलग अलग प्रयोग है। अब इसका अर्थ है कि ये पहले वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, ये दूसरे वाक्य से पहले प्रयोग किया जाएगा। और इसका अर्थ है सो दैट माने ताक। अब इसका उद्देश्य क्या है, उसने कठिन परिश्रम किया, वो पास होना चाहता था। उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था। तो कहता है उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो पास हो जाए। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो पास हो जाए, तो ये उद्देश्य है। अब मैनर है सो, फार और एस, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि तुम्हारे कोर्स में आता ही नहीं है। ये कोर्स से अलग है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। बताइए सभी बच्चों को एडवर्ब क्लास मालूम हो गई होगी कि क्या होती है। और जिन बच्चों को एडवर्ब क्लास
नहीं मालूम हुई है, इसको नोट कर लें और इसको नोट करने के बाद या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जब इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसको मिटाने के बाद हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं और मिटा दिया तो फिर जानोगे कैसे क्या क्या होता है। इसलिए कहीं पर एक ऐसा स्थान ले लें, इतना खाली है, एक एक वाक्य किसी को समझाते चले इन्हीं के साथ। देखो बेटे, कहाँ किताब है? देखिए बच्चों, एक वाक्य लिख रहे हैं एक्सरसाइज 27 का, एक्सरसाइज 27 अपनी पुस्तक में भी देखते रहिए और यहाँ समझाने जा रहे हैं। यही कंजंक्शन इसमें कैसे प्रयोग होंगे जो हमने यहाँ समझाए हुए हैं, और जितना समझा दिया उससे ज्यादा कुछ भी परीक्षा में या किताब में आएगा नहीं, जो बताया गया है वही आएगा। लिखा है दी काफी, COFFE, द काफी इज वेरी हॉट, द काफी इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आई कैन नॉट ड्रिंक इट, I cannot drink it, I cannot और drink, फिर लिखा है it, फुल स्टॉप। ये वाक्य कितने हैं? 2। यही है सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, माने 2 या 2 से अधिक माने सेट उनके हों तो सेट तो है। एक वाक्य ये दिया हुआ है, एक वाक्य ये दिया हुआ है, 2 वाक्य दिए हुए हैं, दो वाक्य दिए हुए। हम सोच रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज पढ़ाने लगे हो, तो ये 2 वाक्य दिए हुए हैं बेटे। लिखा है द काफी इज वेरी हॉट, लिखा है बेटे। दूसरे वाक्य में क्या लिखा है? आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अभी शर्त बताई थी, 2 दिए हुए वाक्यों में कहीं क्वाइट आ जाए अथवा वेरी आ जाए तो उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? कहता है वेरी अथवा क्वाइट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सो, और दूसरे वाक्य से पहले दैट। लिखा है हमने सामने ही, क्या लिखा? रिजल्ट। कहता परिणाम बताता है, पहले कहता वेरी और क्वाइट आ जाएंगे 2 दिए हुए वाक्यों में, और एक वाक्य जिसमें वेरी आएगा और क्वाइट आएगा, इनके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा? सो, और दूसरे वाक्य से पहले दैट का प्रयोग होगा। बताओ समझ में आ गया? एडवर्ब क्लास कहते हैं हमने जो बताया था उससे ऊपर कुछ भी किताब में नहीं आएगा। तो लिखा है द काफी माने काफी या कहवा, इस माने है, वेरी माने बहुत, हॉट माने गरम। कहता है चाय या काफी बहुत गरम है। आई माने मैं, कैन नॉट माने नहीं सकता हूं, ड्रिंक माने पी सकता हूं माने से। तो इसके स्थान पर, वेरी के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया जाए बेटे? बोलो क्या प्रयोग कर दिया जाए? सो, और दूसरे वाक्य से पहले क्या प्रयोग कर दिया जाए? दैट। तो कहता क्या है? द काफी माने काफी, इस माने है, और यहां क्या प्रयोग होगा? सो हॉट, इतनी गर्म है, और यहां पर क्या प्रयोग होगा? दैट, कि दैट प्रयोग होगा। दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी ही नहीं सकता। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया है। 2 दिए हुए वाक्यों में यदि किसी एक वाक्य में वेरी या क्वाइट आ जाए तो उसके स्थान पर सो का प्रयोग होगा, और दूसरे वाक्य से पहले दैट का प्रयोग होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? वो जो बच्चा इस वाक्य को नहीं समझ पाया है तो फिर एक बार सुन ले कि 2 दिए हुए वाक्यों में यदि एक वाक्य में वेरी या क्वाइट आ जाए, हमने बस शर्त बताई थी कि वेरी और क्वाइट पहले से ही दिया होगा तो उसके स्थान पर सो का प्रयोग होगा, और दूसरे वाक्य से पहले दैट लिख दिया जाएगा। उसका अर्थ होगा चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी ही नहीं सकता हूं। सभी बच्चे समझ गए हैं? ये वाक्य मिटाने जा रहे हैं क्योंकि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए ये हमने बताया है, तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। फिर आगे दूसरा वाक्य समझा रहे हैं बेटे। अपनी एक्सरसाइज का वाक्य 27 देखिए, उसमें एडवर्ब क्लास का ही प्रयोग बताया गया है, और यहां पर हम वाक्य पहले से नहीं लिख सके हैं इसलिए क्योंकि स्थान कम था। दूसरा वाक्य लिखा है शी स्टूड देयर फॉर आवर्स, शी स्टूड फॉर, लिखा है सी और STOOD स्टूड, और देयर फॉर आवर्स, HOURS। दूसरा वाक्य बेटे लिखा हुआ है
सी डिड नॉट, सी डिड, और नॉट बेटे स्पीक, सी डिड नॉट स्पीक। बेटे दो वाक्य लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान सुनोगे। अब तुम ही इनका हिसाब लगाओ, इसमें क्या प्रयोग होगा। लिखा है सी माने वहां, स्टूड माने खड़ी रही, देर माने वहां, फार आवर्स माने, फार माने तक, आवर्स माने घंटों तक, वो वहां घंटों तक खड़ी रही। सी स्टूड देयर फॉर आवर्स, वहां घंटों तक खड़ी रही। सी डिड नॉट स्पीक, उसने वार्ता नहीं की, वो बोली नहीं। सी माने वहां, डिड नॉट माने नहीं, स्पीक माने बोली। बताओ इसमें से क्या प्रयोग होगा। तुम्हें नहीं मालूम है, दोनों वाक्यों में विरोधाभास बताता है, तो विरोध का प्रयोग होगा। कहता खड़ी रही, यद्यपि वो वहां घंटों खड़ी रही, फिर भी बोली नहीं। इसमें कहीं पर लिखा होगा कंट्रास्ट, विरोधाभास कहीं लिखा है, ये लिखा विरोध बता रहा है। क्या बता रहा है? कंट्रास्ट बता रहा, विरोध। तो क्या प्रयोग होगा? यदि आल्दो का प्रयोग करेंगे तो दूसरे वाक्य से पहले कामा लगाया जाएगा, यदि दो का प्रयोग करेंगे तो दूसरे वाक्य से पहले एट लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो हम लिखेंगे कैसे? आल्दो यहां पर जोड़ेंगे पहले वाक्य से पहले। आल्दो माने यद्यप, सी माने वह, स्टूड माने खड़ी रही, देर माने वहां, फार माने तक, आवर्स माने घंटों तक, फिर भी यहां पर एक कामा लगाएंगे, सी डिड नॉट स्पीक। सभी बच्चे समझ गए होंगे। और अगर यहां पर हम दो का प्रयोग करेंगे, THOUGH, तो यहां पर लिखना क्या पड़ेगा दूसरे वाक्य से पहले? एट, YT, एट माने फिर भी। सभी बच्चे समझ गए हैं? कंट्रास्ट बताता है। इसको भी मिटा रहे हैं। अब उसके बाद में अगला वाक्य लिखेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को देखते रहिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक दो बार देख लोगे, एडवर्ब क्लास समझ में आ जाएगी। अगर एडवर्ब क्लास समझ ना पाए तो फिर आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म भी नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब 3 क्लास पढ़ी जाती है। चूंकि परीक्षा में अलग अलग नहीं पूछा जाता, केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही पूछा जाता है। तीसरा वाक्य लिखा है रन फास्ट। लिखा है क्या? रन, और फिर क्या लिखा है? रन, और फिर लिखा है फास्ट। ये पहला वाक्य है, रन फास्ट। फिर लिखा है वी शैल मिस द ट्रेन। दूसरा क्या लिखा है बच्चे? वी शैल और मिस, और द ट्रेन, मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। बेटे समझ में आया? वाक्य तो लिखा हुआ है, We shall miss the train, we shall miss the train, we shall miss the train। अब तुम इसमें से बताओ, दोनों वाक्यों में से। अभी हमने शर्तें कुछ बताई थी, तो दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य ऐसा होना चाहिए, इंपरेटिव कहीं लिखा है, ये हमने बताया था। तो दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य कैसा होना चाहिए? इंपरेटिव। और दूसरा वाक्य कैसा होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, पहला वाक्य इंपरेटिव तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तभी शर्त ये लागू होगी। इफ या अनलेस का ही प्रयोग करेंगे। बताओ किसका प्रयोग करेंगे? इफ या अनलेस का। दो दिए हुए वाक्यों में एक वाक्य क्या होना चाहिए? एक वाक्य इंपरेटिव होना चाहिए तथा दूसरा वाक्य क्या होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमें मालूम नहीं है इंपरेटिव है कि नहीं है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य कोई शुरू होगा तो उसे क्या कहा जाएगा बेटे? बोलो, इंपरेटिव। तो रन माने दौड़ो, फास्ट माने तेज। कहता है तेज दौड़ो। आगे लिखा है वी शैल मिस द ट्रेन, हम गाड़ी हमारी छूट जाएगी। वी शैल मिस द ट्रेन। एक चीज यहाँ पर गलत थोड़ी लिखी है। यदि ये इंपरेटिव सेंटेंस था तो वी के स्थान पर यू का प्रयोग करना था उसे। अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो सेंटेंस इस तरह से बना दिया जाएगा। लेकिन ये वाक्य क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में छिपा क्या रहता? सब्जेक्ट। बेटे बोलो, क्या छिपा रहता है? यू छिपा रहता है। यदि ये यू छिपा है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था? यू ही होना चाहिए था, तभी वाक्य सही होता। अगर ये ऐसा नहीं है तो तुम्हें कुछ बदलना होगा ये बनाने के लिए। तो बेटे समझ में आए, दोनों तरह से ही बन सकता है। तो इसको हम यहाँ पर इसको थोड़ी निशान लगाते हैं, क्योंकि ये चीज सब्जेक्ट यहाँ है तो यही सब्जेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। यदि यहाँ यू प्रयोग करेंगे और यहाँ वी प्रयोग करेंगे तो वह पहले से ही गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वही यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए, या यहाँ पर जो है वही यहाँ प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है वी अगर लिखा है तो उसके स्थान पर क्या होना चाहिए?
यू। अगर यहां पर हम वी मानेंगे तो यहां पर भी लाना पड़ेगा। चलो छोड़ते हैं उसको। अब कहता क्या है, रन फास्ट, तेजी से दौड़ो। रन फास्ट का अर्थ क्या है, तेजी से दौड़ो। अब कहता है वी सेल मिस द ट्रेन, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। ये कैसा सेंटेंस है, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बहुत ध्यान से देखोगे बेटे। अब हम यहां पर पहले सब्जेक्ट बराबर कर रहे हैं, मान रहे हैं यहां पर यू लिखा हुआ है, वी नहीं लिखा है। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि वी बाद में बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में छिपा क्या रहता है बेटे, यू छिपा रहता है, इसलिए ये यू यहां मान रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यू मान लो, ये यू लिखा है। तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओ। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने के लिए यू हम पहले से लिखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट उसमें क्या है, यू। अब यू से पहले हमें लिखना क्या पड़ेगा, इफ या अनलेस का प्रयोग। तो पहले हमें नॉट दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़ता नहीं पड़ता है, तो इफ का प्रयोग करते हैं। बताओ, इसके पहले हमने इफ का प्रयोग कर लिया। अब आगे लिखा है रन, RUN, और रन इसके आगे क्या लिखते हैं, फास्ट। तो कहता है इसका अर्थ हो गया यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटेगी। भाई यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटेगी तो छूटेगी। तो यहां पर हम नॉट लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, नॉट। और अगर कहता है यहां पर हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो ये मिस ही रहेगा। अभी समझा रहे हैं, देखो इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो यू, अब लिखा है सेल है तो वी के लिए आया था, तो यहां पर हम यू प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, विल। यू विल और नॉट मिस द ट्रेन। नहीं समझ पाए होगे मिस कहां है, नॉट कहां से आ गया, मिस द ट्रेन। कहता है तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटेगी। अब कहो तुमने नॉट अपने पास से कहां से रामलीला लिख दिया, तो हम कहते हैं नॉट को हटा देंगे क्योंकि इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम प्रयोग काहे का कर रहे हैं, अनलेस। तो अनलेस का अर्थ क्या हो गया, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। अनलेस का मतलब इसमें नॉट पहले से लिखा हुआ है, यदि नहीं अभी बताया था, ये निगेटिव है। यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। सभी बच्चे समझ गए हैं, क्योंकि मिस बताता है, मिस पहले से निगेटिव है। मिस क्या चीज है, पहले से निगेटिव है, इसलिए इसको हमें जोड़ना पड़ रहा है। सभी बच्चे समझ गए हैं कि नहीं है। और यहाँ पर भी लिखा नहीं था, उसने किताब गलत छापी थी, इसलिए हमको देखने में देखा कि इसमें एक बार देखा, कहा कि इसमें वी लिखा। अब सुनो कि हमने तो सही करवाया, लेकिन अगर कहीं पर वी ही प्रयोग करना हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब है तब हमें यहाँ पर वी लाना पड़ेगा। कहां पर लाना पड़ेगा, यहां पर। तब हम यहां पर फिर क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। यदि हम क्या नहीं करेंगे, यदि हम तेज नहीं दौड़ेंगे तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो यहां पर वी का प्रयोग होगा, यहां पर वी। जब वी होगा तो सेल का प्रयोग होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। हमें लगता है कि ये भूलोगे नहीं। अब अगर एक एक वाक्य पढ़ लिया तो कभी भूल नहीं पाओगे। एडवर्ब क्लास कहोगे, एडवर्ब क्लास कुछ होता नहीं है। और अगर नहीं पढ़ पाए तो कहोगे कि इसमें तो बहुत कुछ होता है। तो बेटे इसको भी मिटाते हैं। मिटाने के बाद आगे चलते हैं और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सभी बच्चे इधर ही देखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 2 बार देख लोगे वीडियो तो फिर एडवर्ब क्लास खत्म हो जाएगी। तीसरा वाक्य तो 3 वाक्य हो गए हैं। लिखा है कि ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पोक और इंग्लिश फ्लुएंटली। अब दूसरा वाक्य लिखा है ही सीम्ड टू बी ए इंजीनियर। ही, अब लिखा क्या है बेटे, सीम्ड टू बी एन इंजीनियर होना चाहिए था। अच्छा फॉरेनर लिखा है, हमने इंजीनियर समझ लिया। FOREIGNER, फॉरेनर माने विदेशी होता है। बताओ कौन देशी, विदेशी। स्वदेशी नहीं है, होता है विदेशी। बेटे समझ में आया, बहुत ध्यान सुनोगे, थोड़ा इसका समझा दे फिर ये तुम्हारी समझ में आ जाएगा क्या इसमें है। ही माने वा, स्पोक माने बोला या बोलता था, इंग्लिश माने अंग्रेजी और फ्लुएंटली माने धारा प्रवाह। वो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता था।
ही माने वह और सीम्ड माने लगता था, टू बी ए इंजीनियर माने एक विदेशी लगता था। अभी समझ नहीं पाए, फिर सुनो कारण या परिणाम बताता है। क्या बताता है? कारण बताता है या परिणाम। कारण के लिए क्या लिखा है? ये रीजन लिखा है। तो अब कारण परिणाम, क्योंकि इसमें से जो लिखे हुए हैं कंजंक्शन वही प्रयोग होंगे, उसके अतिरिक्त कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। जो कंजंक्शन लिखे हुए वही इसी से एडवर्ब क्लास बनेगी। तो हम अगर इधर से बनाएंगे तो बनता नहीं, इधर से चलते हैं। वो लगता था एक इंजीनियर या विदेशी लगता था, इंजीनियर बार बार पढ़ रहे हैं, फॉरेनर लिखा इंजीनियर पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ही माने वह सीम्ड माने लगता था, टू बी ए फॉरेनर माने विदेशी लगता था, क्योंकि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था। वो विदेशी लगता था क्योंकि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था। तो ये पहला वाला ये लिख लो और उसके बाद विकास जोड़ दो, फिर ये लिख लो। सभी बच्चे समझ गए हैं? और फिर भी हिसाब लगाओ, क्या समय उसमें है? तो कहोगे नहीं है। क्या स्थान उसमें नहीं है? कारण इसमें है, क्योंकि नीचे भी चलोगे तो नीचे का कोई भी नहीं मिलेगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया है? सभी बच्चे समझ गए हैं क्या क्या पढ़ाया गया है? तो इसमें लगता है कि वो एक विदेशी लगता था क्योंकि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था। तो he seemed to be a foreigner because he spoke English fluently। सभी बच्चे समझ गए हैं? अब आगे चलते हैं, इसको भी मिटा रहे हैं। अब बहुत सरल हो जाएगी अंग्रेजी। लगता है कि एडवर्ब क्लास में कुछ है ही नहीं, पर समझाना है और तुम्हें थोड़ी प्रक्रिया जटिल लगती रहेगी, इसलिए क्योंकि तुमको थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है। कल 2 ही 3 मिनट में सब हो जा रहा था, आज कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। लिखा है द स्कूल वाज ओवर, द स्कूल वाज ओवर लिखा है, द स्कूल, और फिर क्या लिखा है? वास, फिर क्या लिखा है? ओवर। विद्यालय बंद हो गया था। द स्कूल माने विद्यालय, वास माने था या हो गया था, ओवर माने बंद हो गया था। दूसरा वाक्य लिखा है बॉयज बिकेम ग्लैड, बॉयज बिकेम, और आगे लिखा है GLAD ग्लैड, लड़के क्या हो गए थे? लड़के क्या हुए? खुश हो गए। कहता विद्यालय बंद हो गया, लड़के खुश हो गए। विद्यालय बंद हो गया, लड़के खुश हो गए, तो बहुत सरल। अभी जो बताया था इसमें 2 चीजें हैं। क्या है? समय, एक स्कूल एक समय तक चलता है, कहा कि हमारा स्कूल 8 बजे से 2 बजे तक होता है, एक टाइम छिपा हुआ है इसमें। अब दूसरा, अगर टाइम नहीं मानोगे उसमें कारण और परिणाम बता रहा है। क्यों लड़के खुश हो गए? क्यों खुश है? क्योंकि स्कूल बंद हो गया। तो चाहे जो भी कंजंक्शन इसमें लिख लो, कुछ करना नहीं है। चाहे when से बना लो क्योंकि टाइम है भाई, इस समय से इस समय तक चलेगा विद्यालय, इसके बाद में खुशी आ जाएगी। तो अगर टाइम मानोगे तो इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? टाइम इसमें नहीं दिया है, when। जब विद्यालय बंद हो गया तो लड़के खुश हो गए, तो पहले से लिख लो when the school was over, जब विद्यालय बंद हो गया कामा तो the boys became glad, लड़के खुश हो गए। दूसरी बात, अगर ये when नहीं मानोगे, क्योंकि when भी हमारे पास है, टाइम बता रहा, टाइम नहीं मानोगे रीजन मान लो, तो लिखोगे बॉयज बिकेम ग्लैड, लड़के खुश हो गए, बिकॉज द स्कूल वाज ओवर, क्योंकि विद्यालय बंद हो गया। दोनों बेटे दोनों तरह से समझ गए हो, दोनों कंजंक्शन का इसमें प्रयोग हो सकता है। चाहे टाइम से बनाना तो when का प्रयोग कर लेना, अगर तुम बनाओगे, कहां वो लिखा है रीजन, कारण से बनाओगे, कारण का क्या था उनके खुश होने का, तो तुम काहे का प्रयोग करोगे बेटे? विकास का प्रयोग। सभी बच्चे समझ गए हैं ये बात? इसके आगे और चलते हैं। अगर समझ ना पाना बेटे तो हमसे बार बार पूछना, और क्या करोगे तुम? इस वीडियो को 1-2 बार देखना, नहीं तो फिर कहोगे हमारी कुछ भी समझ नहीं आया, क्या क्या तुम 1 घंटे से समझाते रहे, क्या क्या लिख दिया, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, एडवर्ब क्लास यूं ही चली जाएगी। पर अगर इस वीडियो को 2 बार देख लोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत कुछ समझ गए हैं, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वीडियो देख लो और रट जाएगा अपने मन से। आगे चलते हैं। You are going out in the rain, you are going, फिर आगे लिखा है out, फिर लिखा है बेटे in the rain,
आउट इन द रेन। पहला वाक्य समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं। लिखा है यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। आउट माने बाहर, इन द रेन माने बारिश में। दूसरा वाक्य लिखा है यू विल, क्या लिखा है? यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे, यदि तुम बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। हमें मालूम नहीं इसमें क्या प्रयोग होना है, पर एक वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो दिया हुआ है। लिखा है दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, हमने शर्त बताई थी, और पहला वाक्य इंपरेटिव हो। इंपरेटिव तो नहीं मिला, इंपरेटिव तो नहीं मिला। अब इंपरेटिव नहीं मिला, लेकिन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यू हैं। इसका मतलब है इंपरेटिव हो सकता था, इंपरेटिव उसने लिखा नहीं। किताब वाले ने इंपरेटिव नहीं लिखा, कहा कि बच्चा समझ ना पाए, मास्टर भी ना समझ पाए, क्योंकि मास्टर पढ़ाएगा कि एक इंपरेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। कहा कि हम इंपरेटिव लिखेंगे ही नहीं तो समझेगा क्या। लेकिन एक वाक्य तो मिल ही रहा बेटे, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट मिला? यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। अब लिखा है पहला वाक्य इंपरेटिव हो सकता था, बाहर जाओ। अब लिखा है बाहर मत जाओ, यहां पर होना चाहिए था डोंट गो आउट इन द रेन, बारिश में बाहर मत जाओ। यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे, ऐसा लिखना चाहिए था। उसने लिखा है तुम बाहर जा रहे हो, बारिश में तुम भीग जाओगे। इसका मतलब है कि शर्त ये लागू होती है, शर्त ये लागू होती। लिखने वाले ने थोड़ा जटिल प्रक्रिया कर दी। तो बेटे समझ में आया? ये हमने बताया कि इंपरेटिव हो, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो कंडीशन क्या होगी? या तो का प्रयोग करेंगे या करेंगे, बताओ किसका प्रयोग? अनलेस का। हमने पहले ही लिख दिया था। तो बेटे हम क्या करेंगे अब बताओ? अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, तो इसका मतलब यहां से आर हटा दो, हटा दिया। इसके पहले हमें जोड़ना क्या है? इफ जोड़ना है, जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए आईएनजी सुताई खत्म हो जाएगी। तो लिखा है इफ यू गो आउट इन द रेन, यदि तुम बारिश में जाओगे तो यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। सबकी समझ में आ गया? पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसके पहले इफ, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। और इफ या अनलेस का प्रयोग किया जाता है तो वो एडवर्ब क्लास बनती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सभी बच्चे समझ गए हैं? ये तो नहीं है कि ये समझ ना पाए, हम ऐसे पढ़ाते रहें। आगे देखिएगा, फिर आगे उसके क्या है? सेंटेंस लिखा है बेटे, इसको मिटा रहे हैं अच्छे बच्चों, और देखते रहिए, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। अगर समझ ना पाओगे तो फिर पढ़ाना बेकार हो जाएगा। समझा रहे हैं, और जितना समझा रहे हैं उसके आगे देखिए कौन सा वाक्य है। लिखा है सी हैड वॉच्ड द मूवी ट्वाइस। सी और आगे लिखा है हैड वॉच्ड, WATCHED, उसने देखी थी द मूवी। क्या देखी थी? फिल्म देखी, MOVIE, मूवी। और कितनी बार देखी है? TWIC, ट्वाइस माने 2 बार देखी। कितनी बार देखी बेटे? उसने देखी है फिल्म 2 बार। दूसरा वाक्य किसी का सेट है। दूसरा क्या कहता है? सी वांटेड टू वॉच इट। सी माने वह, और वांटेड माने चाहती थी, और टू वॉच माने देखना चाहती थी, और इट माने इसे, और थ्राइस माने 3 बार, एक थर्ड टाइम लिखा है, THIRD, थर्ड और टाइम। बेटे समझ में आ गया? कहता है उसने इस मूवी को कितनी बार देखा है? 3 बार देख चुकी थी। वह मूवी को 2 बार देख चुकी थी, और वह इस फिल्म को इसे तीसरी बार देखना चाहती थी। तो बेटे एक दूसरे के विपरीत बताता है। एक बार वो देख चुकी और फिर देखना चाहती है, तो क्या है? एक दूसरे के अर्थ विपरीत हैं। अब यहां से चलते हैं, क्या इसमें समय नहीं दिया है, स्थान दिया है, कारण दिया है। अब क्यों देखना चाहती थी? क्योंकि देख चुकी, तो क्यों देखना चाहती थी? कारण नहीं